एलेक्सी नावल्नी की जो माँ है लूडिना नावल्नी, उन्होंने आज वीडियो पब्लिश किया है यूट्यूब में, और उसमें वो कह रही है कि जो आज के दिन उनके बेटा एलेक्सी नावल्नी की डेड बॉडी उनको आज दिखाई गई। जो डेड बॉडी जब उनको दिखाई गई तो जो रसिया इन्वेस्टिगेटर थे वहाँ पर मौजूद, उन्होंने उनसे कहा कि आपको जो आपके बेटा की डेड बॉडी है, आपको उसको प्राइवेट सेरेमनी में आपको दफनाना पड़ेगा। अगर आप उसको प्राइवेट सेरेमनी में नहीं दफनाते हो तो आपका बेटे के साथ जो डेड बॉडी है उसको हम कुछ कर सकते हैं, समथिंग कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेरेमनी का मतलब ये है कि आपको जो आपका बेटा है उसको हम जेल के सामने आपके सामने दफनाएंगे, बिना कोई आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो इनकी माँ कह रही है, एलेक्सी नावल्नी की माँ कह रही है कि जो मेरा बेटा है, और मैंने उसको उनसे कहा रसिया इन्वेस्टिगेटर से कि मेरे बेटे की जो डेड बॉडी है मुझे अभी तुरंत दो। तो जो इनका बेटा है एलेक्सी नावल्नी, ये इसकी जो मौत हो गई थी 3-4 दिन पहले। तो एलेक्सी नावल्नी रसिया का एक बहुत बड़ा अपोजिशन लीडर था वो, और पुतिन के खिलाफ था। कई महीनों से, लगभग 3-4 सालों से उसको जेल के अंदर रखा गया था। अभी वो आर्कटिक पैनल कॉलोनी में था जब उसकी हत्या हुई या मौत हुई, अभी तक क्लियर नहीं है। रसिया का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। तो जो रसिया ने अभी तक जो इनका शव है, जो डेड बॉडी है, उसको अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा हुआ है। तो इनकी जो माँ है एलेक्सी नावल्नी की माँ, वो अपने बेटे का डेड बॉडी लेने के लिए 2 दिन पहले ही पहुंच गई थी वो आर्कटिक पैनल कॉलोनी में जहाँ पर शव रखा गया था। और उन्होंने जब वो पहुंची थी पहले दिन, तो उनसे उनसे कहा गया कि आपका जो बेटे का शव है उसका इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी आपको दिखाई नहीं जा सकता है। फिर कल के दिन जो लूडिना नावल्नी है, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट में अपील लगाई थी कि जो उनका बेटे की डेड बॉडी है उनको उनको तुरंत डेड बॉडी मिलनी चाहिए। तो कोर्ट की जो सुनवाई है वो 4 मार्च को शुरू होगी। तो इसका मतलब है कुछ फिशी है यहाँ पर, रसिया कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो इसलिए वो प्राइवेट सेरेमनी कराना चाह रहा है, ताकि जो एलेक्सी नावल्नी के जितने समर्थक है वो ना पहुंच पाए। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि एलेक्सी नावल्नी की जो मौत का कारण है वो हत्या हो सकती है। तो एलेक्सी नावल्नी की अगर डेड बॉडी उनकी माताजी को मिल जाएगी तो फिर उसमें इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और पता लग सकता है कि जो मौत का कारण है वो हत्या निकल सकता है। तो इसका भी हो सकता है कि कुछ इशू होगा। रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लावरोव, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने जो पश्चिमी देशों द्वारा एलेक्सी नावल्नी की मौत के को हत्या बताया जा रहा है, तो उसी के ऊपर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न देश रिएक्शन कर रहे हो, हिस्टीरिया जैसा रिएक्शन दे रहे हैं, यानी एक्सैगरेट कर रहे हैं इस बात को। और रसिया का कहना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक कहा नहीं जा सकता कि इनकी मौत का कारण क्या है। हालांकि जो रसिया के इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने आज के दिन जब एलेक्सी नावल्नी की जो माता जी को जब डेड बॉडी दिखाई, तो उनको ये भी बताया कि जो उनका बेटा मरा है वो नेचुरल कॉसेस से मरा है, यानी प्राकृतिक कारणों से मरा है। उसमें किसी भी प्रकार के हत्या का सबूत नहीं मिला है। तो जो रसिया है, उसने वेस्टर्न देशों का जो आरोप है कि हत्या है पीछे, वो उसने उस आरोप को निराधार रसिया के जो विदेश मंत्री है सर्गेई लावरोव बता रहे। और साथ में सर्गेई लावरोव ये भी कहते हैं कि जो वेस्टर्न देश है उनको हमारे इंटरनल मैटर में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। थोड़ा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी कोशिश की, और कहा कि जो रसिया है वो तैयार है अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए डायलॉग करने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो डायलॉग होगा, जो बातचीत होगी, वो हॉनेस्ट बातचीत होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रति पूरे ईमानदारी के साथ दोनों को बात करनी चाहिए। तो रसिया ने जो बातचीत का रास्ता उसको खोले रखा है। और जैसे कि पुतिन ने जब इंटरव्यू दिया था टकर कार्लसन को, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो यूएस के साथ बातचीत करने को तैयार है। तो रसिया का कहना है कि वो बातचीत करेगा, लेकिन वो अपने जो उसके जो सबसे मेन इशू है यूक्रेन का जो वार है, उसके उसमें उसको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा रसिया। जैसे कि रसिया ने कह भी रखा है कि वो यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें जो वेस्टर्न देश का नज़रिया है उसको स्वीकार नहीं करेगा। और जो रसिया ने अपना गोल तय कर रखा है यूक्रेन की लड़ाई में, तो उसको वो पूरा कंप्लीट करेगा, तभी जाके वो लड़ाई को रोकेगा। तो इसके अलावा जो अभी कई और फील्ड है जिसमें इन दोनों के बीच में कॉपरेशन हो सकता है। जैसे स्पेस के ऊपर खबर आई थी कि हमें जो रसिया है वो आउटर स्पेस में न्यूक्लियर पावर वेपन को छोड़ने की काबिलियत उसके पास आ चुकी है, जो कि 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत बैन है ये चीज़। आप आउटर स्पेस में न्यूक्लियर वेपन को स्टेशन नहीं कर सकते हो।
तो अमेरिका इसके ऊपर अमेरिका की सरकार ने कहा था कि ये आउटर स्पेस का खिलाफ वर्जी है जो रसिया ने वेपन डेवलप किया है। तो रसिया ने कहा है कि ये जो वेपन है जिसके बारे में खबर चली है ऐसा कोई वेपन हमने नहीं बनाया। और रसिया ने उस समय भी कहा था कि हम अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिका और हम मिलके जो हमको एक दूसरे के ऊपर शक है कि हम वेपन बना रहे खतरनाक खतरनाक, तो हम इन शकों को आपस में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। तो रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लाव्रोव वो इसी बात में जोर दे रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार है अमेरिका के साथ, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट है कोर इंटरेस्ट उसके साथ हम समझौता नहीं करेंगे। यूके ब्रिटेन ने आज के दिन रसिया 50 कंपनियों जो रसिया से जिनका संबंध है उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है। तो ये जो कंपनियां है ये कंपनियां रसिया की जो मिलिट्री से जुड़ी हुई है और रसिया को ये रॉकेट लॉन्च सिस्टम मिसाइल और एक्सप्लोसिव से संबंधित ये कंपनियां हैं। और ये कंपनियों के पास जब सैंक्शन लग चुका है तो यूके इनके ऊपर इनकी कंपनियों के साथ बिजनेस नहीं हो पाएगा यूके का। और दूसरा यूके में ये कंपनी के जो सीईओ है वो भी नहीं आ पाएंगे यूके में। तो यूके ने 15 न्यू एंटिटीज़ के ऊपर आज के दिन सैंक्शन लगाया। और डेविड कैमरन जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो सैंक्शन है इससे जो पुतिन है उसकी जो वार मशीन है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। और साथ में इन्होंने कहा है कि जो पुतिन है उसको लगता है अगर कि वो यूक्रेन को हरा देगा क्योंकि रसिया यूक्रेन से काफ़ी बड़ा है, तो उसकी गलतफहमी है। उसको ये याद रहना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन जो कि यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है वो रसिया के मुकाबले 25 गुना ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक पावर है। तो डेविड कैमरन कहना ये चाह रहे हैं कि जो ईयू है वो पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है हो रखा है। और साथ में जो ब्रिटेन है जो ईयू से अलग है वो भी यूक्रेन के साथ खड़ा हो रखा है। और जो इनकी इकोनॉमिक माइट है वो रसिया के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। तो रसिया को अगर ये गलत फहमी है कि वो यूक्रेन को आसानी से हरा देगा तो उस गलत फहमी को उसको दूर करना चाहिए, नहीं तो उसके लिए हानिकारक होगा। अभी कल के दिन खबर आई थी कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने भी सैंक्शन लगा दिया था रसिया के ऊपर और लगभग 200 कंपनियां और इंडिविजुअल के ऊपर सैंक्शन लगाया गया था। तो यूरोप यूनियन के द्वारा सैंक्शन लगाने के एक दिन बाद ही आज ब्रिटेन ने भी सैंक्शन लगा दिया है। यूके के जो डिफेंस सेक्रेटरी है ग्रैंड सैप उन्होंने आज के दिन अनाउंस किया है कि यूक्रेन के लिए ब्रिटेन 200 एंटी टैंक मिसाइल भेजेगा आने वाले दिन में। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 10,000 यूक्रेनियन सैनिकों को ब्रिटेन अपने यहाँ पर ट्रेनिंग देगा 2024 के पहले 6 महीनों में। मार्क रूटे जो डच के प्राइम मिनिस्टर है इनके बारे में खबर चली है कि ये अगले नेटो के सेक्रेटरी जनरल होंगे। तो जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इनका इंडोर्स किया है और कहा है कि इनको ही बनना चाहिए। तो ये जो मार्क रूटे है ये जगह लेंगे जैन स्टोनबर्ग की। जैन स्टोनबर्ग लगभग काफ़ी लंबे समय से नेटो के सेक्रेटरी जनरल है, अब उनको रिटायरमेंट उनका हो जाएगा। तो उसके बाद अभी खबर चली है कई कैंडिडेटों का नाम चला है लेकिन उनमें सबसे आगे मार्क रूटे चले। तो मार्क रूटे की बात की जाए तो मार्क रूटे लंबे समय से वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अभी इलेक्शन हुए थे नीदरलैंड में जिसमें उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और उस हार के नतीजे आने के बाद मार्क रूटे ने कहा था कि मैं संन्यास ले रहा हूँ राजनीति से। फिर उसके बाद खबर चली है कि वो उनको अब नेटो का सेक्रेटरी जनरल बनाया जा सकता है। तो जब तक वो प्रधानमंत्री थे नीदरलैंड के और 10-12 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे थे कंटिन्यूस, तो उनका जो यूरोपियन देश में जो उनका एक केमिस्ट्री है नेताओं के साथ वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रांग वो उनका जो संबंध है वो यूरोप के नेताओं के साथ है जो उन्होंने पिछले 10 सालों में बनाया। और साथ में उनके जो संबंध है ओबामा जब राष्ट्रपति थे उस समय भी अमेरिका के साथ उनके अच्छे संबंध रहे और जब ट्रंप आए थे तभी भी उनके अमेरिका के साथ अच्छे संबंध थे। तो अमेरिका के साथ कोई भी पार्टी अमेरिका में आती है सत्ता में तो मार्क रूटे ने हर प्रेसिडेंट के साथ अच्छे संबंध बनाए। तो मार्क रूटे को कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कुशल व्यक्ति है और वो जो उनकी कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो उनकी काबिलियत है और जो उनकी अपने देश का इंटरेस्ट को देखते हुए हर देश के साथ वो संबंध अच्छे बनाते हैं। तो उनका यही जो उनकी काबिलियत है वो आने वाले समय में नेटो के काम आएगी अगर वो सेक्रेटरी जनरल बन जाते हैं। तो इस समय नेटो अगर ये बन जाते हैं सेक्रेटरी जनरल तो इनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी और काफ़ी मुश्किल काम होने वाला है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी आगे चल रहे चुनाव में और 2024 में अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया था कुछ दिन पहले जिसमें वो कह रहे थे कि वो राष्ट्रपति अगर बन जाते हैं तो वो नेटो के जो देश है जो 2% से कम खर्च करते डिफेंस में उनको अमेरिका बचाने नहीं आएगा अगर उनके ऊपर हमला हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो ये रवैया है नेटो के वो बहुत ज़्यादा वो नेटो
के साथ वो लड़ने के लिए तैयार है। और नेटो की वो अमेरिका जो धुरी रहा है नेटो की, अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका नेटो से अलग भी हो सकता है। तो ये मार्क रूटे की जिम्मेदारी होगी कि वो अमेरिका को किसी तरीके से नेटो की जो धुरी है उसके रूप में अमेरिका को बनाए रखे, और अमेरिका को कम से कम नेटो की जो उसका काम है नेटो के प्रति, जो नेटो के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, अमेरिका उस जिम्मेदारी को निभाए। तो इसके लिए मार्क रूटे को काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी।